नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम रीट की कक्षा की चर्चा कर रहे थे। रीट के पाठ्यक्रम पर फिजिक्स का जो सिलेबस है हमारा, उसमें अपन स्टार्ट किया था। जो बेसिकली मैंने बोला था आपको, रीट पटवारी सभी एग्जाम्स के लिए इक्विवेलेंट है, लेकिन अपन बेसिक फोकस किस पे कर रहे हैं? रीट के एग्जाम पे, क्योंकि उसका एग्जाम आपके लिए आने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था बल वाले चैप्टर के ऊपर। बल का चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था फोर्स। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से प्लेलिस्ट बना ली गई है रीट फिजिक्स के नाम से। आपके पास रीट पटवारी फिजिक्स, इसके नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रीट पटवारी फिजिक्स। आप जैसे ही कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको रीट पटवारी फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर एक ही वीडियो डल रखी है अभी तक, जो आपके लिए है बल वाले टॉपिक की, फोर्स वाले वीडियो आपके पास टॉपिक की इंट्रोडक्शन। अब अपन जो पढ़ेंगे वो दोस्तों बल का ही आगे पढ़ेंगे पोर्शन, फोर्स का ही आगे पोर्शन पढ़ेंगे। और आज हम बल के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं आगे। बल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, और आज जो अपन करेंगे वो बल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप ऑफ फोर्सेस। देखिए, हमारे प्रकृति के अंदर, यानी हमारे नेचर के अंदर 4 प्रकार के मूलभूत बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैद्युत बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा होता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, क्या बताया मैंने? पहला होता है ग्रेविटी। हमारे प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर 4 प्रकार के बल है, 4 टाइप के बल है, 4 टाइप के फोर्सेस है हमारे। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है दोस्तों हमारे विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है दोस्तों दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। दोस्तों, हम जो पहले पढ़ेंगे वो प्रकृति के मूलभूत बलों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। पहले अपन हमारी मैकेनिक्स के अंदर, यानी हमारी यांत्रिकी के अंदर, जो हमारी मैकेनिक्स होती है, नॉर्मल आपके पास जो लाइफ होती है उसके अंदर जो नॉर्मल कार्य करते हैं, उनके अंदर जो बल आते हैं, उनके अंदर जो फोर्स आते हैं, उनकी चर्चा अपन पहले करेंगे, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, वो मूलभूत बल आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपन जो बात करेंगे वो यांत्रिकी के बल के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल फोर्सेस की बात करेंगे। यांत्रिकी में बल, प्रकार, यानी अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो बोलेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस इन मैकेनिक्स। फिजिक्स की शाखा होती है यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की शाखा होती है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। उसके अंदर जो फोर्स के टाइप हैं आपके पास, बल के प्रकार हैं, उनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। और सबसे पहला जो फोर्स है, सबसे पहला बल जो है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला बल है आपका पेशीय बल। पेशीय बल, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्सेस। पेशीय बल, या अपन इसको बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स। दोस्तों, पेशीय बल क्या होता है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? दोस्तों देखो, हमारी पेशियों के द्वारा, हमारी मसल्स के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, वो कौन सा फोर्स होता है दोस्तों? वो बल होता है हमारा पेशीय बल, यानी मस्कुलर फोर्स होता है। तो हमारी पेशियों के द्वारा, कैसे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर हम कोई संदूक उठाते हैं, कोई आपके पास कोई भी थैला उठा रहे, कोई संदूक उठा रहे, तो वो किस में आएगा दोस्तों? वो पेशीय बल में आएगा, मस्कुलर फोर्स में आएगा। तो नॉर्मल लाइफ रूटीन के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, संदूक उठाना, कुर्सी को खिसकाना आगे उधर, और आपके पास दीवार को धक्का देना, वो सब जो कार्य होते हैं हमारे मस्कुलर फोर्सेस के अंदर आते हैं, पेशीय बल के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा कि पेशीय बल क्या होगा? पेशियों के द्वारा लगाया गया जो बल है उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों?
मस्कुलर फोर्स बोलेंगे, पेशीय बल बोलेंगे। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे संदूक को उठाना। अगर मैं किसी संदूक को उठा रहा हूं तो उसके अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल कार्य कर रहा है। मैं अगर मान लो दीवार को धक्का दे रहा हूं, दीवार को धक्का देना, ये भी हमारे मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। या और भी हमारे जो डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं, वो डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, वो आपके पास पेशीय बल के अंदर आता है। जो भी हम कार्य करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो किस बलों के द्वारा करते हैं, मस्कुलर फोर्स के द्वारा, पेशीय बल के द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा इजी मामला है, कोई भी टिपिकल वर्ड नहीं है इसके अंदर, आराम से आप कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मैकेनिक्स के दूसरे बल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, पेशीय बल के बाद में दूसरा जो हमारा उदाहरण है, दूसरा जो फोर्स है, दूसरा फोर्स आपके पास आता है भार बल। दूसरा फोर्स हमारे पास आता है भार बल, जिसको अपन बोलते हैं वेट फोर्स। भार बल, वेट फोर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण, उसके अंदर भी डिटेल चर्चा बताई थी दोस्तों इसके बारे में। और यहां भी अपन देख लेते हैं कि वेट फोर्स, भार बल क्या होता है। दोस्तों आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो आपके पास होता है मास, एक तो होता है मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, ये तो होता है आपका मास, और एक होता है आपका भार जिसको अपन बोलते हैं वेट। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, ये मास और ये वेट, भार, दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। मास जो होता है, आप बोलते हो ना मेरी बॉडी आपका वेट कितना है, तो आप वो वेट बताते हो 70 केजी 80 केजी, या आपका द्रव्यमान बताते हो, मास बताते हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, द्रव्यमान होता है आपका m, जो भी आप तोलते हो वो सिंपल जो आपका m होता है द्रव्यमान। और अगर इसी द्रव्यमान को आप किससे गुणा कर दो, g से गुणा कर दो, mg, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण होता है। g आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताई थी मैंने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, जिसको नहीं पढ़ा वो चैप्टर प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखे, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर आपको दिख जाएगा। दोस्तों सिंपल m तो होता है आपका द्रव्यमान यानी मास, और आपका जो mg, अगर उसी को अपन g से गुणा कर दें यानी g से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो भार बन जाएगा, वेट बन जाएगा। और ये g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जो आपके पास 9.8 जिसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये जो भार होता है ना, ये आपके पास, अच्छा दूसरा अंतर क्या है भाई, ये जो आपके पास द्रव्यमान है, ये तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके पास एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश, स्केलर, यानी दिशा पे निर्भर नहीं करती, यह एक अदिश राशि है, ये दिशा पे निर्भर बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं भार की, तो ये भार जो है यह एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके पास दिशा पे निर्भर करेगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा पे निर्भर करेगी, और ये द्रव्यमान मास दिशा पे निर्भर नहीं करेगा। तो भार एक प्रकार का बल होता है, फोर्स होता है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, भार की, तो क्या बोलूंगा कि भाइयों ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का बल है। तो यह एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है, बल है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे आराम से। ये कैसी क्वांटिटी है, अगर बल है तो सदिश राशि है, तो हमें पता ही है। अगर मैं बात करूं आपके पास भार की यानी वेट की, तो मैं इसको W से दर्शाता हूं, आप ध्यान रखना। तो भार जो होगा, वेट जो होगा किसी भी वस्तु का, वो क्या होगा, W बराबर mg। क्या होगा दोस्तों, W बराबर क्या होगा, mg होगा। तो भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर mg। तो भार का, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg, इसका क्या होता है फॉर्मूला।
m होता है आपके पास मास, द्रव्यमान, और द्रव्यमान, और ये g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आपका मास और ये गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करूं, एक चीज की आपको ध्यान रखनी है कि भार बल की दिशा क्या होती है। अगर मेरे से पूछ ले कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दिशा, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कोई भी वस्तु है, अगर ये कोई भी वस्तु है आपके पास m द्रव्यमान की, ये m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है, तो भार बल, वेट फोर्स हमेशा किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ क्या लगेगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, यानी नीचे की ओर दोस्तों क्या लगेगा, W लगेगा। ये आपका W लगेगा नीचे की तरफ हमेशा। तो दिशा क्या होगी, अगर मैं दिशा की बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं, दिशा बोलूंगा कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ, क्या बोलूंगा इसको मैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, वस्तु से नीचे हमेशा, और पृथ्वी के केंद्र की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ क्या होती है दोस्तों, दिशा होती है। एक बार पूरी कहानी आप वापस समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है और एग्जाम में पूछे जाने वाली कहानी है। क्या बोला है मैंने, भार बल, वेट फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है दोस्तों, वेट फोर्स, भार और द्रव्यमान दो वर्ड होते हैं, वेट और मास। भार, द्रव्यमान जो होता है वो एक सिंगल m, जो भी वस्तु को नापते हो वो उसका द्रव्यमान होता है, लेकिन अगर उसी के साथ आप g से गुणा कर दो उसको, यानी गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका वेट आ जाता है, भार आ जाता है। W बराबर mg होता है भार का फॉर्मूला। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि भार एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी दिशा पे निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये बल है। अच्छा, एक प्रकार का बल है, फॉर्मूला होगा W बराबर mg, m तो है मास और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, दिशा क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमेशा नीचे की तरफ, यानी कोई भी वस्तु, अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे नीचे की तरफ हमेशा क्या लग रहा है दोस्तों, भार लग रहा है, वेट फोर्स लग रहा है, यानी mg लग रहा है, तो हमेशा नीचे की तरफ क्या लगता है दोस्तों, भार बल लगता है, कितना, mg के बराबर लगता है, W बराबर mg। ये आपका वेट फोर्स खत्म हुआ। आप इससे जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, ये भार बल आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट जो आपका बल है सेकंड, वेट फोर्स, सेकंड तो हो गया। तीसरा प्रकार का बल अपन पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार का बल आता है अभिलंब बल। तीसरा आता है अभिलंब बल, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसी को अपन बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, तो इसी को अपन अंग्रेजी में बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। चलिए दोस्तों, तो अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स क्या होता है दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा आप। ये मान लो एक वस्तु रखी हुई है यहां पर, इसका द्रव्यमान दे रखा है m। इस वस्तु के हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा मैंने क्या बोला, नीचे की तरफ कौन सा बल लगता है किसी भी वस्तु के नीचे की तरफ, अभी बताया सर, आपने बताया था W लगता है, यानी भार लगता है, और वो किसके बराबर होता है, वेट फोर्स mg के बराबर होता है। इतनी बात सभी को समझ में आती है, बिल्कुल आती है। अब दोस्तों, ये जो वस्तु है इस सतह के ऊपर पड़ी है, यानी इस सरफेस के ऊपर ये वस्तु पड़ी हुई है, तो इस सरफेस से टच होने के कारण, इस सतह से संपर्क के कारण इसके ऊपर एक बल लगेगा ऊपर की ओर, लंबवत। अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, 90 डिग्री, लंबवत बल, एक लंबवत बल लगता है। इसको n से दर्शाते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये n लगता है ऊपर की तरफ। यानी जब भी वस्तु पड़ी होती है किसी सरफेस पे, नीचे की तरफ लगता है भार बल, वेट फोर्स, और ऊपर की तरफ लगता है आपके पास नॉर्मल फोर्स n। तो यानी मैं बात करूं तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी इस बल की, इसकी दिशा हो जाएगी, इसकी दिशा होगी आपके पास अभी नॉर्मल डायरेक्शन, यानी लंबवत दिशा। लंबवत दिशा हो जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल डायरेक्शन। तो
अभिलंबवत डायरेक्शन में यानी नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लगता है दोस्तों, अभिलंब बल लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक बहुत ही शानदार बात बताता हूं मैं, यानी अगर मैं बात करूं साम्यावस्था की स्थिति, साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। रेस्ट का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब ये वस्तु ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। जैसे मैं खड़ा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं, ना ऊपर उछल रहा ना नीचे धरती के अंदर जा रहा, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं। इसका मतलब ये आप बैठे हो बिल्कुल से एक जगह, यानी आपके ऊपर वाले बल और नीचे वाले बल ने दोनों को एक दूसरे को क्या कर रखा है, बराबर। अरे भाई आप जमीन पे क्यों खड़े रह रहे हो, आप क्यों ऊपर नहीं उछल रहे, क्यों नीचे नहीं हो रहे, क्यों जमीन के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि दोनों बलों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, आपके पास बैलेंस कर रखा है। इसका मतलब नॉर्म, अगर साम्य अवस्था है, ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, यानी अभिलंब बल किसके बराबर है, भार बल के, यानी नॉर्मल फोर्स वेट फोर्स के बराबर है, यानी n किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, mg के बराबर हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, भार बल वेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, और ये आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा ऊपर की ओर लगता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ये मेरे हिसाब से साम्यावस्था वाली बात समझ में आ रही होगी, ना ऊपर ना नीचे, तो बराबर है दोनों। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन अगली चीज की चर्चा करते हैं। 3 बल हम पढ़ चुके हैं, चौथा बल अपन को पढ़ना है। फोर्थ अपन जो फोर्स है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका बल है वो आता है आपका तनाव बल, यानी टेंशन फोर्स, तनाव बल टी, टेंशन फोर्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। दोस्तों क्या होता है टेंशन फोर्स, समझिएगा। आपने रस्सी देखी होगी, अगर आप एक रस्सी को बांध दे एक सिरे से और उसको झटकाएं तो उस रस्सी के अंदर तनाव आता है, खींचे उस रस्सी को आपके पास, तो रस्सी की खिंचावट के कारण, कोई भी रस्सी या डोरी की खिंचावट के कारण उसमें तनाव आता है, टेंशन आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, तनाव बोलते हैं। तो रस्सी की या डोरी की खिंचावट के कारण उसके अंदर यानी स्ट्रिंगनेस के कारण आपके पास उसको आप खींचोगे तो उसके कारण जो इसके अंदर बल उत्पन्न होगा, फोर्स उत्पन्न होगा, वो टेंशन फोर्स होगा, तनाव बल होगा। तो क्या बोलेंगे हम, रस्सी या डोरी की खिंचावट के कारण उत्पन्न बल, यानी रस्सी या डोरी की आप उसको टाइट करते हो, खींचते हो, तो उसके कारण जो फोर्स आता है वो आपका टेंशन फोर्स होता है। दोस्तों मैं बात करता हूं, जैसे मान लो ये आपके पास रस्सी है, ये आपके पास रस्सी है, इस रस्सी के यहाँ पे एक वस्तु हमने लटका दी, ये वस्तु हमने लटका दी, वस्तु का द्रव्यमान हमने बोल दिया m। अब इस रस्सी के अंदर ये रस्सी अगर ये बंधी हुई है और यहाँ पे मान लो ये एक साइड से बंधी हुई है दोस्तों, इस तरीके से बंधी हुई है, अगर ये बंधी हुई है दोस्तों तो इसके अंदर क्या खिंचावट उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तनाव के अंदर खिंचावट उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल खिंचावट उत्पन्न होगी। और वो खिंचावट कौन सी होगी, तनाव। अरे भाई आपने रस्सी को एक सिरे से बांध दिया, एक ये तो बांध दिया रस्सी को, और नीचे लटका दिया एक बक्सा, एक गुटका लटका दिया आपने कोई भी लकड़ी का, तो बताओ खिंचावट होगी कि नहीं होगी, रस्सी में होगी ना। वो खिंचावट ही कौन सी होगी, ये टेंशन फोर्स होगी, तनाव बल। और वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बताओ इसकी दिशा क्या होगी, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं दिशा की, तो दिशा क्या होगी, ध्यान रखना वस्तु से दूर, आपके पास हमेशा वस्तु से क्या होगी, दूर, दूर की तरफ होगी, डोरी की लंबाई के अनुदिश वस्तु से दूर हमेशा क्या होगी दोस्तों, वस्तु से दूर होगी, यानी फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये वस्तु से दूर इसकी दिशा होगी। वस्तु इधर है तो तनाव बल उधर की तरफ लगेगा।
तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने आपको इस चित्र पे अपन वापस आते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये रस्सी है, रस्सी को एक सिरे से बांध दिया, तो बांधने के कारण रस्सी में तो हमेशा तनाव बल आएगा, टेंशन आएगा। इस वस्तु पे नीचे की ओर हमेशा क्या लगता है, बताया था सर आपने, वस्तु पे तो हमेशा नीचे की ओर क्या लगता है, mg लगता है, यानी भार बल लगता है। इसका मतलब अगर आपके पास ये सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर आपके पास ये सिस्टम रेस्ट में है यानी स्थिर है, अगर सिस्टम स्थिर है, रेस्ट है, तो इसका मतलब ये T किसके बराबर होगा, ये T mg के बराबर होगा, तनाव बल mg के बराबर होगा। क्यों, अरे भाई अगर ना रस्सी उधर हिल रही ना इधर ये ऑब्जेक्ट हिल रहा, वस्तु हिल रही, इसका मतलब दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है। जैसे n बराबर mg था अभी, वैसे T बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mg हो जाएगा, क्योंकि ना ऊपर हलचल हो रही ना दोस्तों नीचे हलचल हो रही। तो ये भी आप ध्यान रखना, आपसे क्या पता पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस क्या होंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, आपको ध्यान रखना, रस्सी के अंदर, रस्सी या डोरी के अंदर जो खिंचावट के कारण फोर्स आएगा वो टेंशन फोर्स आएगा, और हमेशा वस्तु से कहाँ लगेगा, दूर लगेगा, फार फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, और ये T बराबर mg इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने तनाव बल समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट, जो मैकेनिक्स का एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो कौन सा है, स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। दोस्तों क्या होता है स्प्रिंग बल, चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल क्या होता है, आपने कोई भी स्प्रिंग देखी होगी, जैसे मान लो मैं एक स्प्रिंग की चर्चा करता हूं इस तरीके से, ये मैंने आपके पास एक स्प्रिंग ले रखी है, ये मैंने एक स्प्रिंग ले रखी है। अब इस स्प्रिंग के अंदर अगर मैं इसको खींचता हूं स्प्रिंग को, तो आपके पास क्या इसके अंदर खिंचावट उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल स्प्रिंग के अंदर खिंचावट उत्पन्न होगी। तो कौन से बल के कारण होगी, वो स्प्रिंग फोर्स के कारण होगी, स्प्रिंग बल। भाई अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो खींचने के बाद ढीली हो जाती है ना, स्प्रिंग थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, क्योंकि अपन उसको खींचा है, तो बल लगाया, फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया, स्प्रिंग बल लगाया। स्प्रिंग में जो बल होगा वो कौन सा बल होगा दोस्तों, स्प्रिंग बल होगा। मान लो आपके पास ये पहले थी स्प्रिंग, अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने खींचा। अब खींचने के बाद दोस्तों, खींचने के बाद वस्तु की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, और चेंज होके क्या हुआ, इस तरीके से आपके पास ये थोड़ी सी इसकी जो आपके पास ये थोड़ी सी ढीली हो गई स्प्रिंग, कितनी सी, ये x ढीली हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, x ढीली हो गई। x क्या होता है, x इसके अंदर विस्थापन उत्पन्न हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, यानी x डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गई, ढीली हो गई। कितना परिवर्तन आ गया इसके अंदर, x का परिवर्तन आ गया। आपने देखा होगा दोस्तों ढीली हो जाती है स्प्रिंग अगर आप खींचते हो तो, मैंने माना कितना x डिस्प्लेसमेंट हुआ, x विस्थापन हुआ। तो स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल किसके समानुपाती होगा, स्प्रिंग बल किसके प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, तो स्प्रिंग बल आपका जो F है वो F प्रोपोर्शनल होगा F प्रोपोर्शनल होगा आपके पास x के। यानी अगर मैं बात करूं F, ये जो स्प्रिंग बल है वो इस विस्थापन के क्या हो जाएगा दोस्तों, समानुपाती हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जब भी समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक क्या होगा, F बराबर हो जाएगा आपका -kx। ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग बल का। ये जब भी ये साइन हटता है समानुपाती का, प्रोपोर्शनल का, तो एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो मैंने क्या लगाया, k। और इस k को अपन क्या बोलते हैं, k को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। और ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया जाता है, माइनस चिन्ह यहाँ पे डायरेक्शन को, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये माइनस चिन्ह जो है दिशा को रिप्रेजेंट करता है। x क्या है यहाँ पे,
x है दोस्तों हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी स्प्रिंग में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, हमारा स्प्रिंग बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला मैंने आपको, स्प्रिंग बल क्या होगा, अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो उसमें परिवर्तन आएगा, ढीली होगी स्प्रिंग, वो जितनी ढीली होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग बल, जितना आपने खींचा उतना ढीला हुआ उसके तो बल समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के केस चिन्ह लगा दिया, समानुपाती नियतांक लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, जो F बराबर क्या हो गया दोस्तों, माइनस KX हो गया। चलिए, मेरे हिसाब से आपको एक कहानी समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये अपन ने आज यांत्रिकी के कुछ बल और पढ़े हैं, अपन ने 4 बल पढ़े हैं, अभी और बाकी हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर दोस्तों इन बलों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। आप तैयार रहना, इस वीडियो के जितने भी फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए हैं अच्छे से पढ़ लेना उनको, क्योंकि अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। और मैकेनिक्स का जो आपका यांत्रिकी के 2-3 बल और हैं, एक शान बल और है मेरे हिसाब से, और घर्षण बल, उन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। और हमारा जो चैनल है उसको लाइक आपके पास सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इसी रीट की वीडियो की श्रृंखला में जो आपके पास हमने आपके लिए तैयार करी है, फिजिक्स के लिए, ऐसे केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए भी आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।